हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लीजिए आपने एक एप्लीकेशन बनाई है और आपके स्टार्टिंग में उसमें 500 यूजर्स थे, राइट। और एक डेटाबेस था उसमें, ऑब्वियसली सब कुछ स्मूथली चल रहा था। फिर क्या हुआ, आपकी एप्लीकेशन होगी वायरल। लेट्स सपोज आपने कुछ फेसबुक टाइप बना दिया। अब उसमें हो गए हैं 50 मिलियंस यूजर्स हो गए हैं। अब क्या, डेटाबेस के अंदर आपके पास क्या क्या आ चुका है, बिलियंस ऑफ रोज आ चुकी हैं, लैक्स ऑफ राइट्स पर सेकंड हो रहे हैं, राइट। करोड्स ऑफ, मतलब मिलियंस ऑफ रीड ऑपरेशन हो रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है, क्या एक ही डेटाबेस सर्वर इतना सारा लोड हैंडल कर सकता है। अभी आप लोग बोलेंगे, अगर हम रैम बढ़ा दें तो, और सीपीयू बढ़ा दें, राइट, एसएसडी लगा दें, तो इससे भी क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं। और इसी प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन होता है डेटाबेस शार्डिंग। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने रेप्लिकेशन पढ़ा था। रेप्लिकेशन का काम क्या था कि रीड रिक्वेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना, राइट। चलता हूँ आपको व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था, डेटाबेस रेप्लिकेशन। इसमें हमने क्या कहा था कि आपका एक प्राइमरी होता है और उसकी हम क्या करते हैं, रेप्लिकास क्रिएट करते हैं। ठीक है, रेप्लिका वन, लेट्स सपोज रेप्लिका टू, और सो ऑन, रेप्लिका थ्री। ओके। लेकिन क्या था, इसमें एक प्रॉब्लम अभी बाकी थी, क्योंकि हमने देखो क्या किया था, और एप्लीकेशन में क्या होता है कि जो हमारी रीड रिक्वेस्ट थी उसको हमने क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, बट उसमें क्या हो रहा था, जो भी राइट ऑपरेशन हो रहे थे वो हमेशा प्राइमरी डीबी में हो रहे थे, राइट। तो वही इसमें प्रॉब्लम थी जो अभी भी बाकी थी। सपोज करिए आप इंस्टाग्राम पर हर सेकंड लाखों यूजर्स पोस्ट कर रहे हैं, राइट। लाखों लोग पोस्ट कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं इमेजेस, बहुत सारी चीज़ कर रहे हैं, तो सारी राइट रिक्वेस्ट प्राइमरी डेटाबेस पर जाएगी। ठीक है। और वहीं पे क्या हो जाएगा, एक बॉटल लगा जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर सारी राइट करने में डेटाबेस जो हमारा सर्वर है वो बिजी हो जाएगा, तो रेप्लिकास कैसे काम करेंगे, राइट। तो इसीलिए क्या है कि हम क्या करते हैं, वहीं पर हमारी एप्लीकेशन फेल हो जाती है। इसलिए इंजीनियर्स ने सोचा कि यार कुछ अलग होना चाहिए राइट ऑपरेशन को भी हैंडल करने के लिए। मतलब कि एक डेटाबेस को बड़ा करने के बजाय उसको हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देते हैं। इसी कंसेप्ट को बोलते हैं डेटाबेस शार्डिंग। ठीक है, जो हम आज के क्लास तो नहीं, मतलब वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, डेटाबेस शार्डिंग। अब हमने क्या बोला था कि हम क्या करने वाले हैं इसमें, सिंपल सा जो हमारा लास्ट डेटाबेस है उसको हम क्या करने वाले हैं, छोटे छोटे उसमें शार्ट कर देंगे, टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे। जैसे लेट्स सपोज हमारी यूजर टेबल थी, उसका हमने बना दिया शार्ट वन, राइट, शार्ट टू, सो ऑन। ठीक है। अब देखिए शार्डिंग का मतलब क्या होता है। शार्डिंग का मतलब मैं सिंपल आपको बताया कि एक बड़ा डेटाबेस है हमारा, उसकी मल्टीपल स्मॉलर डेटाबेस में डिवाइड कर दिया। तो जो हमारे ये है, ये मल्टीपल स्मॉलर डेटाबेसेस हैं। ठीक है। अब क्या होता है, हर शार्ट के पास क्या होता है, सिर्फ कुछ यूजर का ही डेटा होगा। मतलब ये समझिए कि शार्ट का मतलब ये नहीं कि सारे यूजर्स का डेटा सब में सेम होगा। शार्ट का मतलब है कि हमारा जो यूजर्स का टेबल डेटाबेस था या टेबल था, उसको हमने शार्ट कर दिया। तो लेट सपोज इस डीबी में हमारे रिकॉर्ड्स आ रहे हैं 0 to 1000, ठीक है। इस वाले शार्ट में आ रहे हैं, लेट सपोज को मैं कहता हूँ शार्ट वन, शार्ट टू, 1001 से लेट सपोज 10,000 तक। ठीक है। ऐसे ही हमारे डिफरेंट डिफरेंट जितने शार्ट बनाएंगे, जो हमारा रिकॉर्ड्स हैं वो डिवाइड हो जाएंगे। इसी को हम बोलते हैं, अब हमारा क्या हुआ, लोड हमारा क्या हुआ, डिवाइड हो गया। तो अब क्या था कि एक सर्वर को पूरा इंटरनेट को नहीं संभालना है, वो क्या करेगा, सिंपल सा आपके हर सर्वर सिर्फ अपना ही डेटा हैंडल करेगा। लेट सपोज 0 to 1000 की जो यूजर्स थे, वो कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, राइट ऑपरेशन करते हैं, तो वो इस शार्ट पे करेंगे, है ना। सेम वे अगर वो इसके बीच में फॉल करते हैं तो वो शार्ट टू से करेंगे। तो सब सब अभी क्या हो रहा है, सारे राइट्स ऑपरेशन किस में हो रहे थे, यूजर्स में हो रहे थे। हमने यूजर्स को क्या कर दिया, उसको शार्डिंग परफॉर्म कर दी यहाँ पर। ठीक है। अब दोस्तों एक चीज जिसमें आपको कोई क्वेश्चन बनेगा कि आपकी रिक्वेस्ट कैसे डिसाइड करेगी कि किस शार्ड में जाना है ना। हमने तो ये कह दिया कि 0 to 1000 वाले इस पे जाएंगे, बट जब हमारी रिक्वेस्ट आ रही है तो कैसे डिसाइड करेगी कि हमें किस शार्ड में जाना है, तो उसी को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर आगे। सपोज करो कि अगर एक यूजर है राहुल, वो लॉगिन करता है
सेम वे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो एप्लीकेशन को कैसे पता चलेगा कि राहुल का डेटा कौन से शार्ड में है? ठीक है, मतलब कि क्या उसका शार्ड 2 में है या उसका शार्ड 5 में है? तो ये एप्लीकेशन कैसे डिसाइड करेगी? इसके लिए क्या होता है ना, काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, बट इसके लिए शार्ट की वगैरह यूज़ होता है। शार्ट की क्या करता है? शार्ट की के बेसिस पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और आपकी शार्ट की क्या हो सकती है? शार्ट की आपकी कुछ भी हो सकता है। जैसे मान के चलिए आपने एक यूज़र आईडी ले लिया, टेबल की यूज़र आईडी आपकी यूनिक हो गई। ठीक है, साथ में आप इसको कंट्री के बेसिस पे भी कर सकते हैं, कंट्री रीजन के बेसिस पे भी कर सकते हैं, राइट? और कोई कस्टमर की आईडी के बेसिस पे भी कर सकते हैं, या कोई कंपनी है तो कंपनी की आईडी के बेसिस पे भी हम इसको शार्ट की अपनी बना सकते हैं। और शार्ट की के बेसिस पे हम क्या करते हैं, देखते हैं कि हमारा ये जो डेटा है वो किस शार्ट में है। तो क्या करेगा एप्लीकेशन, पहले शार्ट की में जाएगा, शार्ट की फिर कैलकुलेट करेगा कि डेटा किस शार्ट में है और डायरेक्टली उसी डेटाबेस को रिक्वेस्ट भेजता है। सिंपल। जो भी रिक्वेस्ट आई उसने क्या किया, शार्ट की के बेसिस पे फाइंड आउट किया। सॉरी, मैं थोड़ा, मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है। शार्ट की के बेस में देखा कि हमारे किस शार्ट में है, उस शार्ट के पास गया, वहाँ से उसने रिस्पॉन्स कर दिया। सिंपल, इस तरीके से ये काम करता है। अब दोस्तों कुछ हम शॉर्ट टाइप ऑफ शार्ट की बात कर लेते हैं कि शार्डिंग भी कुछ टाइप्स की होती है। टाइप्स ऑफ शार्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले रेंज, हैश एंड जियो। मेनली तीन टाइप की होती है, रेंज, हैश और जियो। ठीक है, अब रेंज क्या होता है कि हमने क्या बोला कि लेट्स सपोज हम रेंज की बात करते हैं यहाँ पर। रेंज का मतलब ये हुआ कि हमने कह दिया कि हमने अपने जो यूजर्स आईडीज हैं उनको डिवाइड कर दिया। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 1 से लेके 1000 तक इसमें रहेगा। ठीक है, फिर आपका 1001 से लेके 2000 तक लेट्स सपोज इसमें रहेगा। ये हमारे रेंज के बेसिस में हो गए। सिंपल है, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा इम्बैलेंस आ जाता है। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। अब हैश क्या होता है? हैश फंक्शन डिसाइड करता है कि डेटा कहाँ जाएगा। ठीक है, हैश फंक्शन कुछ एल्गोरिथम हुई, एल्गो ने परफॉर्म किया, उसके बेसिस पे बताया कि डेटा हमारा कौन सी शार्ड में एग्जिस्ट होगा। तो ये हैशिंग एल्गोरिथम से होता है। इसका ये थोड़ा बैलेंस रहता है, राइट? ये इम्बैलेंस बैलेंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ज़्यादातर क्या होता है ना, लार्ज कंपनीज होती है वो बैलेंस होने की वजह से हैश मेथड को ज़्यादा प्रेफर करती है। ठीक है, और जियो का मतलब क्या है, जियोग्राफिकल। जैसे लेट सपोज इंडिया का जो है, इंडिया का डेटा जो होगा इंडिया में रहेगा, राइट? जैसे इंडियन इंडियन यूजर्स हैं, इंडियन यूजर्स हैं तो उनका डेटा इंडिया में रहेगा। ठीक है, ऐसे ही यूएस वाले हैं तो उनका डेटा यूएस के सर्वर पे रहेगा। इस तरीके से ये करता है। इससे क्या होता है, इससे आपका ना जो लेटेंसी की प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि अगर आपका आपकी जियो लोकेशन या रीजनल आपका नियर बाई सर्वर से सर्व हो रहा है रिक्वेस्ट, तो आपकी लेटेंसी ऑब्वियसली कम हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों अब कुछ प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम भी हमारे आती है शार्डिंग करते वक्त, वो हम आपको डिस्कस करते हैं यहाँ पर क्या चाहिए। ठीक है, लेट सपोज हमारे पास मल्टीपल शार्ड थे। एक हमारा शार्ड 1 था जो हमारा 90% तक ऑक्यूपाइड हो गया, राइट? एक हमारा शार्ड 2 था, वो अभी सिर्फ 10% तक ही ऑक्यूपाइड हुआ है, राइट? अब एक हिडन प्रॉब्लम क्या है ना, कि लेट सपोज इस केस में क्या है कि सारे यूजर्स जो है इंडिया के हैं। अगर हमने जो अपनी शार्ट की है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि शार्ट की का हमने डिस्कस किया था ना, हमने कहा था यूजर आईडी के बेसिस पे, कंट्री के बेसिस पे बना सकते हो, रीजन के बेसिस पे, कस्टमर आईडी। तो अगर हम कह रहे हैं कि अगर हमारी शार्ट की जो है अगर वो कंट्री के बेसिस पे हुई, तो इंडिया वाले शार्ट पे ही मे बी लेट सपोज यूजर हमारे मोस्टली इंडिया के हैं, तो 90% ये है कि हमारा वो शार्ट फिल हो जाएगा। बट अगर उसमें यूएस के ये यूजर्स कम है तो यूजर्स वाले में सिर्फ कितना हो रहा है, 10% ही हो रहा है। तो बेसिकली वही है कि आपका जो सर्वर है कंट्री के बेसिस पे अगर हम शार्डिंग की परफॉर्म करते हैं, लेट्स सपोज उस साइट पे या इंडियन यूजर्स बहुत ज़्यादा है, तो इंडिया वाले सर्वर पे या शार्ट पे क्या हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा। और यूएस वाला क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पर खाली ही है, 10% ही इसमें लोड है। इसको बोलते हैं हॉट शार्ट। ये टर्मिनोलॉजी भी आप टर्म भी याद करते रहना, आप टर्मिनोलॉजी टर्म याद करते रहना। कहीं पूछ देते हैं कि हॉट शार्ट क्या होता है इंटरव्यू में,
तो इस तरीके से आप कह सकते हैं, इसी को बोलते हैं हॉट शॉट। तो बेसिकली क्या है, ये एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, इसीलिए शार्ट की को जो चूज करना होता है ना, बहुत ही सोच समझ के करना होता है। सिस्टम डिजाइनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी इसी बेसिस पे होता है, डिसीजन मेकिंग भी इसी में होती है कि हमें शार्ट की किस बेसिस पे करनी है। वो डिपेंड करता है आपके डिफरेंट डिफरेंट यूज केसेस पे, डिफरेंट डिफरेंट आपकी एप्लीकेशन किस टाइप की बन रही है, कौन से यूजर से ज़्यादा एक्सेस कर रहे हैं, तो इसके बेसिस पे हम लोग शार्ट की डिफाइन करते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों होता क्या है ना, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, जो रियल कंपनी जो आपने देखी होंगी, तो वो क्या करती हैं, वो कभी भी सिंगल सोल्यूशन पे काम नहीं करती है। रियल कंपनीज क्या करती है, वो सिर्फ शार्डिंग नहीं करती है, वो हर शार्ड की रेप्लिका भी बनाती है। अब जैसे इसमें ये आपका कॉन्सेप्ट आ गया, रेप्लिकेशन प्लस शार्डिंग। शार्डिंग, ओके। अब इसका क्या मतलब है, जैसे हमने रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ा था पिछली वीडियो में। शार्ड वन हुआ, शार्ड वन की हमने क्या बनाई, रेप्लिका बनाई। रेप्लि रेप्लिका, ठीक है, रेप्लिका बनाई शार्ड वन की। सेम शार्ड टू, उसकी भी हमने क्या बनाई, रेप्लिकाज। अब क्यों बनाई, इससे क्या हुआ, मतलब शार्डिंग और रेप्लिकेशन क्या कर रहे हैं, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो सिंपल, शार्डिंग आपका क्या करता है, शार्डिंग आपका लोड को डिवाइड करता है ना। और आपका रेप्लिकेशन क्या करेगी, अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करेगी। रेप्लिकेशन में क्या होता है, अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करेगी, कि आपका जो शार्ड है वो हमेशा अवेलेबल रहे रेप्लिकेंस एप्लीकेशन के थ्रू। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इंटरव्यू पॉइंट है, अक्सर काफ़ी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए कुछ चैलेंजेस की बात कर लेते हैं शार्डिंग के साथ। अब ऐसा तो नहीं है कि बेस्ट सोल्यूशन यही है, नहीं तो हर हर कोई शार्डिंग ही यूज़ कर रहा होता, राइट। बट ऐसा होता नहीं है। देखिए, हम डिस्कस करते हैं कि चैलेंजेस के बारे में। अब इसका सबसे डिसएडवांटेज क्या है ना, कि डिफरेंट शार्ड्स आपके, देखिए लेट्स सपोज ये शार्ड वन है, शार्ड टू है, राइट, शार्ड थ्री है, और आपको पता है कि रेंज के बेस में लेट्स सपोज 0 से 100 का यूजर्स का शार्ड वन में है, एंड सो ऑन। तो इसमें जो जॉइंस होते हैं ना शार्ड में, वो परफॉर्म नहीं हो पाते इसमें, मतलब काफ़ी डिफिकल्ट होता है करना है इसमें। ठीक है, सबसे पहला इशू तो उसमें जॉइन जो होते हैं, क्योंकि देखो डिफरेंट डिफरेंट शार्ड्स हैं, राइट। जॉइंस क्या होते हैं, थोड़े डिफिकल्ट होते हैं इसमें करना। ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं, ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है ट्रांजेक्शन मेंटेन करना। ठीक है, थर्ड हमारा क्या आता है इसमें, माइग्रेशन, डेटा माइग्रेशन करना भी काफ़ी डिफिकल्ट रहता है इसमें। तो ये चीज़ है, जॉइन परफॉर्म करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ट्रांजेक्शन भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, और माइग्रेशन करना भी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है शार्डिंग्स में। ठीक है, इसीलिए क्या होता है ना, जो शार्डिंग होती है वो आपकी लास्ट ऑप्शन होता है। सबसे पहले अगर, मतलब लास्ट ऑप्शन है आपका है, सबसे पहले अगर आपको लग रहा है कि आपका सर्वर पे किन चीज़ों की ज़रूरत है, या वो थोड़ा रिस्पॉन्स कम कर रहा है, या डेटा आपका ग्रो करते जा रहा है, तो आप उसमें सिंपल क्या कह सकते हैं, कि देखिए सबसे पहले आप कैशिंग चेक करिए, कैशिंग परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। इंडेक्सिंग परफॉर्म कर सकते हैं, इंडेक्सिंग से भी इम्प्रूव होता है। फिर हमने जो बात करी थी रेप्लिकेशन की, रेप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं, बट वही रेप्लिकेशन का रेप्लिकेशन का फेल क्यों हो रही थी, क्योंकि अगर हमारा राइट ऑपरेशन बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो इस केस में क्या करेंगे। और उसके बाद भी अगर लगता है कि आपको और ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है, जब सब कुछ कर लिया आपने तब भी नहीं हो रही, तब आपका लास्ट में शार्डिंग परफॉर्म करते हैं, या करनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये था डेटाबेस शार्डिंग। और अगर आपको इंटरव्यू पूछे अगर कि व्हाट इज़ डेटाबेस शार्डिंग, तो आप बोल सकते हो डेटाबेस शार्डिंग इज़ अ हॉरिजेंटल स्केलिंग टेक्निक इन विच अ लार्ज डेटाबेस इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल इंडिपेंडेंट डेटाबेस, राइट। हमारे पास एक लार्ज डेटाबेस था, उसे हमने क्या किया, छोटे छोटे डेटाबेसेस में, शार्ड्स में तोड़ दिया। यही हमारा क्या था, यही हमारा डेटाबेस शार्डिंग है। ठीक है, each shard stores only a subset of the data, allowing the system to distribute read and write traffic, improve scalability and eliminate single database bottleneck। क्या मतलब, कि ये इस डेटा सेट को लेता है, ये ऐसा पूरा टेबल नहीं आएगा, इसी को देखना बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं।
लेट्स सपोज हमारे पास इसमें 1000 रिकॉर्ड एग्जाम्पल के लिए, तो 0 to सपोज 100 इसमें आया, 100 101 से 200 तक इसमें आया। तो क्या आ रहे हैं, डेटाबेस के सेट्स आ रहे हैं, डेटा सेट आ रहे हैं, कंप्लीट डेटा इसमें नहीं आता, ठीक है। तभी मैंने बोला ईच चार्ट या सबसे ज्यादा डेटा अलाउइंग द सिस्टम टू डिस्ट्रीब्यूट रियल एंड राइट ट्रैफिक, इंप्रूव स्केलेबिलिटी एंड उसमें कोई बॉटलनेक होता नहीं, क्योंकि पहले क्या इशू आ रही थी कि सारे राइट ऑपरेशन हम एक ही डेटाबेस में कर रहे थे। उससे क्या होती है, रेप्लिकेशन हमारी फेल हो जाती है, क्योंकि रेप्लिकेशन अब अच्छे से काम नहीं कर पाएगी अगर हमारा डेटाबेस राइट नहीं हुआ और हमारे सिंक्रोनाइज नहीं हुए हमारे रेप्लिकास, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने सीखा शार्डिंग के बारे में, ठीक है। हमने समझा कि रेप्लिकेशन शार्डिंग को रिप्लेस क्यों नहीं कर सकती, शार्ट की का इंपॉर्टेंस समझा, और हैश और रेंज शार्डिंग के बारे में तो देखा हमने थोड़ा बहुत, हॉट शार्ट की प्रॉब्लम को समझा, रियल वर्ल्ड आर्किटेक्चर दिखाया, मैंने आपको बताया कि कैसे ये बिग कंपनीज काम करती हैं, और कंपनी शार्डिंग और रेप्लिकेशन को साथ साथ में क्यों यूज़ करती है। तो दोस्तों एक चीज़ आप बिल्कुल याद रखिए कि रेप्लिकेशन क्या करता है, आपकी अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करता है, और शार्डिंग जो करता है वो आपका इंक्रीज करता है स्केलेबिलिटी को, ठीक है। रेप्लिकेशन इंक्रीजेस आपकी अवेलेबिलिटी एंड शार्डिंग इंक्रीजेस स्केलेबिलिटी। तो मॉडर्न जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है ना, दोनों की आपको काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आप में एट द एंड एक चीज़ और बोलना चाहूँगा यहाँ पर, अगर कल आपके पास 10 शार्ट थे, अभी मैं आपके लिए एज अ होमवर्क छोड़ के जा रहा हूँ, अगर आप लोग इसे करते हैं, लेट सपोज आपके पास 10 शार्ट्स थे, राइट, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, मे बी बिलियंस ऑफ यूजर आ गए, और आपको 10 से अब इसको 20 शार्ट्स करने पड़ जाएंगे की जरूरत पड़ गई, तो आप कैसे करेंगे? क्या आप डेटा को दोबारा इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि 10 शार्ट्स में तो आप ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो, अब तुमने 20 कर दिया, तो क्या सब में बराबर दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट करोगे? क्या आपको पूरा डेटाबेस ही मूव करना पड़ेगा? नहीं। ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आप खुद सोचो अगर ये सॉल्यूशन होता तो फिर तो काफी एक्सपेंसिव था। तो इसी के लिए कंसेप्ट आता है इसमें, कंसिस्टेंट हैशिंग। इसके बारे में आप पढ़ना, हम जरूर इसमें एक नई वीडियो बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।